So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा video. As I promised, हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल आज देखने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. ये टॉपिक आपको सिक्योरिटीज लॉ के बहुत सारे चैप्टर्स में देखने को मिल जाएगा. आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल होता क्या है और किस पर्पस के लिए हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करते हैं, and what is the need of it, what solution does it gives to us, and also at the same time कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कहाँ पे ये स्पेशल पर्पस व्हीकल यूज होता है. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल. नाउ सबसे पहले एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख रखा है यहाँ पे. एन एसपीवी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड फॉर अ नैरो स्पेसिफिक पर्पस, टिपिकली टू होल्ड वन प्रोजेक्ट और अ डिफाइंड पूल ऑफ एसेट्स, so that its risk, contracts and cash flow are ring fenced from the parent या फिर sponsor. Now we will understand this more deeply. सबसे पहले एग्जाम्पल देखो. सोचो एक अंकल है जिनका घर है. ठीक है, यह है अंकल अरुण, मिस्टर अरुण. ओके, ये है मिस्टर अरुण. मिस्टर अरुण के पास उनका खुद का एक घर है. ओके, बहुत ब्यूटीफुल घर उन्होंने बना रखा है. मिस्टर अरुण ऑल्सो हैव हिज ओन बिजनेस. ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का उनका बिजनेस. ठीक है, business. Mr. Arun also has his car, and Mr. Arun also have a lot of savings. नॉर्मली हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे मिस्टर अरुण के अंडरटेकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके एसेट्स के ऊपर बात करें कि उनके पास है क्या. राइट, तो उनके पास सेविंग्स है, उनके पास कार है, उनके पास बिजनेस है. अब एक चीज बताओ, मिस्टर अरुण अपने बिजनेस का जितना भी इन्वेंटरी है, क्या वो मिस्टर अरुण अपने घर में लेकर रखते हैं, या फिर मिस्टर अरुण अपना जो कार है क्या ये घर के अंदर पार्क करके रखते हैं, या फिर उनका जो सेविंग्स है जितना भी जमा पूंजी है क्या वो घर के अंदर ही रखते हैं, क्या सिर्फ एक जगह पे वो लोग इसको रख देते हैं? आंसर है नहीं सर. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या रीजन हो सकता है कि मिस्टर अरुण जो है अपने बिजनेस का इन्वेंटरी जो है वो अपनी दुकान में रखते हैं, अपना कार जो है वो अपने गराज में रखते हैं, और अपना सेविंग जो है वो अपने बैंक में रखते हैं? क्यों? क्वेश्चन है क्यों. इसका एक आंसर तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक रेलेवेंट आंसर ये है टू मिटिगेट रिस्क. रिस्क हो सकता है सर अगर वो अपने दुकान का सारा इन्वेंटरी अगर अपने घर में रखे और अपना कार जो है वो भी अपने घर में घुसा के रखे, ना तो अपने गराज में, अपने घर में घुसा के रख रहा है, और अपना सेविंग्स जितना भी जमा पूंजी है वो भी अगर वो अपने घर में घुसा के रख दे, तो सर एक रिस्क ये हो जाता है कि किसी भी कारणवश अगर उनका ये एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनके सारे एसेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. उनका जो बिजनेस है उस पर इफेक्ट आएगा, उनका कार जो है उस पर इफेक्ट आएगा, उनके सेविंग्स भी इफेक्ट हो जाएंगे. पकड़ लो घर में आग लग गया, आग लगने के कारण सारे इन्वेंटरीज जल गए, कार भी जल गया, जितना सेविंग्स रखा था वो भी जल गया. तो इनको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं मिस्टर अरुण जी क्या करते हैं, स्मार्ट आइडिया निकालते हैं अपने पॉकेट से. कहते कि सुन, अपना कार जो है वो जाएगा गराज में, घर से अलग. गराज भी घर के अंदर ही होता है लेकिन एक सेपरेट रूम होता है, सो दैट हम लोग अचानक से, ठीक है, कार को निकाल पाए घर से. अंडरस्टूड, कोई डिस्टर्बेंस ना हो. करेक्ट. एंड उसका जो इन्वेंटरी है
वो अपने दुकान पे रखते हैं, और अपना सेविंग्स जो है वो अपने बैंक पे रखते हैं, सो दैट सब कुछ अपने अपने जगह रहे एंड सेफ रहे। सो दैट घर जो उनका एसेट है ये डिस्ट्रॉय होने के कारण उनके जो बाकी एसेट्स है, उनके सेविंग्स है, कार है, उनका इन्वेंटरी है बिजनेस का, ये इफेक्ट ना हो, राइट। तो मिस्टर अरुण क्या कर रहा है? मिस्टर अरुण अपने एक एसेट से दूसरे एसेट्स को दूर कर रहे हैं, सो दैट मिस्टर अरुण का अगर ये एक एसेट, इनका जो घर है, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो बाकी एसेट्स सेफ रहेंगे, बाकी एसेट्स जो है वो सेफ रहेंगे, वो किसी भी प्रकार का लॉस जो है झेलेगा नहीं। अगर ये एसेट डिस्ट्रॉय हुआ तो सिर्फ यही एसेट डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ घर ही डिस्ट्रॉय होगा, और उनका जो वेजिटेबल्स, कार एंड सेविंग्स है सब सेफ रहेगा। अंडरस्टूड? this exactly portrays the entire concept of special purpose vehicle. Understood? Special purpose vehicle. ये जो हमारा SPV होता है ना दोस्तों, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये एक प्रकार का कंसेप्ट है, जो कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग करने के लिए, अपने बिजनेसेस को अलग अलग करने के लिए अपनाता है। करेक्ट? इतना समझ में आ रहा है? अब इसकी बहुत रेलेवेंट एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, एंड यूज केसेस देखेंगे हम लोग। उससे पहले एक बार हम लोग ये पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया है? एसपीवी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्रिएटेड फॉर अ नैरो स्पेसिफिक पर्पस, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए उसको बनाया जाता है, टिपिकली टू होल्ड वन प्रोजेक्ट और अ डिफाइंड पूल ऑफ एसेट्स, सो दैट इट्स रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैश फ्लो आर रिंग फेंस्ड। रिंग फेंस मतलब अलग अलग फेंसिंग हो जाए, उनका प्रोटेक्टेड रहे, एक दूसरे से अलग रहे, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट। पेरेंट मतलब पकड़ लो ये एसेट जो है ये पेरेंट है और उसके अंदर ये सारे हैं। तो कंपनीज क्या करते हैं, पकड़ लो ये एक कंपनी है, ठीक है, अरुण लिमिटेड, ये पेरेंट कंपनी है। अब अरुण लिमिटेड क्या करेगा, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, ठीक है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वो काम करता है, ये एक प्रोजेक्ट, 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 ये एक प्रोजेक्ट। अब जितनी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो ना, हर प्रोजेक्ट का रिस्क एंड रिवॉर्ड वो अलग अलग रहता है, राइट। इस प्रोजेक्ट का अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड है, इस प्रोजेक्ट का सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड है, इस प्रोजेक्ट का सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड आ रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब रिस्क आ जाता है ना, तब क्या हो जाता है, अगर ये जो पेरेंट कंपनी, ये सारे कंपनीज अगर एक दूसरे के साथ, ये सारे प्रोजेक्ट अगर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहे, तो रिस्क ये हो जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसका इफेक्ट जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी गिरने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसका इफेक्ट जो है ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी गिरने वाला है। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी जैसे कि ये अरुण लिमिटेड, इनको अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम करना है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है के ऊपर काम करना है, पकड़ लो अरुण जी को दो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकता है कि वो रोड बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। दूसरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये हो सकता है कि वो बना रहे हैं एक प्रकार का ब्रिज या फिर फ्लाईओवर, ठीक है। एक है नॉर्मल रोड, दूसरा एक ब्रिज बना रहे हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग पर्पसेस है, अलग अलग पर्पस है, करेक्ट। दोनों ह्यूज प्रोजेक्ट्स है। रोड के ऊपर उन्होंने 102 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है यहाँ पे, और ब्रिज के ऊपर लगभग 56 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। अब होता यह है कि अरुण जी क्या करते हैं, अरुण जी को पता है कि अगर ये रोड एंड ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे कंपनी के अंदर सीधा अगर मैं अरुण लिमिटेड के अंदर लेके आ जाऊं, अरुण लिमिटेड के अंदर लेकर आ जाऊं, तो दिक्कत हो सकता है। दिक्कत ये हो सकता है कि अगर ये रोड का प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत आया या फिर इस ब्रिज के प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत आया, तो सीधा पेरेंट कंपनी को, जो अरुण लिमिटेड है ना, इसको नुकसान भरना पड़ सकता है, इसको दिक्कतें उठाना पड़ सकता है,
अंडरस्टूड? इसको दिक्कत जो है आ सकता है। ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फेल के कारणवश सारा दिक्कत जो है अरुण लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये चाहता नहीं है अरुण। तो अरुण क्या करता है? अरुण खोलता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये कंपनी होता है, कंपनी हो सकता है, और कौन से टाइप ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। लेकिन कंपनी के एग्जांपल के हिसाब से तुम सोचो, एक कंपनी है और ये कंपनी स्पेसिफिकली बनाया गया है टू हैंडल एंड मैनेज द प्रोजेक्ट ऑफ दिस रोड। दूसरा एसपीवी जो होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये भी एक प्रकार का कंपनी होगा जिसको बनाया गया है फॉर द मैनेजमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ दिस ब्रिज का प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड? तो इससे होता क्या है कि यू नो राइट कि कंपनी का कंसेप्ट ही ये है कि ईच एंड एवरी कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, राइट? तो अगर हमारा अलग कंपनी बन जाए, ये भी अलग कंपनी बन जाए, तो ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसका जो तुम्हारा लाइबिलिटी है ये इसी के ऊपर रहेगा, ना कि किसी दूसरे के ऊपर जाएगा। इस कंपनी का लाइबिलिटी इसी कंपनी के ऊपर रहेगा। अरुण लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है इस पे कोई आंच नहीं आने वाला। इसलिए हम लोग ना अलग से कंपनी क्रिएट कर लेते, एक एसपीवी क्रिएट कर लेते। तो जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तुम कोई कंपनी खोल रहे हो टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, अंडरस्टूड, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये नेसेसरी नहीं कि सिर्फ कंपनी ही होगा, दूसरे बिजनेस टाइप्स भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकता है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है तुमको स्पेशल पर्पस व्हीकल? तो सिंपल बात ये है कि कोई भी एक पेरेंट कंपनी, ये है एक पेरेंट कंपनी, ठीक है, ये एक पेरेंट कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, इसका बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। हर एक प्रोजेक्ट के लिए वो एक एसपीवी खोल लेता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल खोल लेता है, सो दैट कोई भी रिस्क हो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड, कोई भी रिस्क हो, वो रिस्क पेरेंट कंपनी के ऊपर ना जाए, ये है द कंसेप्ट ऑफ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। करेक्ट? अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे एंड हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाले, हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में जानने वाले हैं। जो पूरा कंसेप्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, ये पूरा कंसेप्ट एसपीवी के थ्रू ही चलता है। ठीक है, उनका पूरा बिजनेस एसपीवी के थ्रू ही चलता है। फिर हम लोग देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो इनका भी पूरा बिजनेस जो है ये एसपीवी के थ्रू ही चलता है। फिर आता है हमारा सिक्योरिटाइजेशन एसपीवी, ये भी एक प्रकार का एसपीवी है। अंडरस्टूड? तो हम लोग मेनली 3 प्रकार के यूज केसेस देखने वाले जहां पे एसपीवी का जो है बहुत मेजर रोल रहता है। इससे पहले हम लोग एक बार एसपीवी का डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। व्हाट इज एन एसपीवी? अब तो तुम अपने आप बता पाओगे एसपीवी क्या होता है। एन एसपीवी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड फॉर अ नैरो, छोटा मतलब बहुत ही नैरो, स्पेसिफिक पर्पस, टिपिकली टू होल्ड वन प्रोजेक्ट और अ डिफाइंड पूल ऑफ एसेट्स। अभी जो डिफाइंड पूल ऑफ एसेट्स है ना, ये तुम्हारा थर्ड एग्जाम्पल में तुम समझोगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा सिक्योरिटाइजेशन एसपीवी, वहां पे तुमको मैं ये समझाऊंगा डिफाइंड पूल ऑफ एसेट्स क्या होता है। ठीक है, सो दैट अब प्रोजेक्ट तो तुमको पता ही है, प्रोजेक्ट क्या होता है, एक प्रोजेक्ट, ये तो तुमको पता ही है। सो दैट इट्स रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैश फ्लोज आर रिंग फेंस्ड फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, मतलब अलग रहे, पेरेंट कंपनी से अलग रहे। लीगल स्ट्रक्चर देखो इसका, ये एक सेपरेट पर्सनहुड है, कैन ओन एसेट्स, कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन बोरो, कैन सू एंड ऑल्सो बी सूड। तो एक प्रकार का तुमको बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है एसपीवी, है ना, सेपरेट रहता है दोस्त। फिर आता है हमारा नैरो ऑब्जेक्ट, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स एक्टिविटीज टू द प्रोजेक्ट पर्पस। अब ये जो कंपनी हम लोग खोलते हैं ना दोस्तों एसपीवी के कारण, इसको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए खोला जाता है। जैसे वो प्रोजेक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन हो जाए, उसके बाद ये कंपनी को हम लोग बंद कर लेते हैं, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल हम लोग बंद कर देते हैं। गॉट इट? फिर आता है हमारा कॉमन नॉर्म्स। कौन से वो एंटिटीज है जो एज अ एसपीवी खोल सकते हैं। नंबर 1 इज कंपनी और एन एलएलपी। याद रखियो, एक कंपनी, दूसरा एलएलपी। ठीक है, अच्छा, वाई डू वी नीड एसपीवी? सबसे पहला, रिस्क को आइसोलेट करने के लिए, रिस्क आइसोलेशन।
जो भी एक पर्टिकुलर एसपीवी से रिलेटेड, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी रिस्क रहेगा, उसको हम लोग उसके पेरेंट कंपनी से दूर लेकर जाएंगे। पेरेंट कंपनी को हार्म नहीं होना चाहिए। क्लीनर फाइनेंसिंग, फाइनेंस उठाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होता है, राइट। सुविधा होता है कि मेरे को, तुमको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तुमको पूरा पेपर वर्क तैयार करने में सुविधा होता है, और जो इन्वेस्टर है ना, उसको पता लगता है कि कौन से एक्चुअल प्रोजेक्ट में तुम लोग काम कर रहे हो, ठीक है। जॉइंट वेंचर क्लैरिटी, मल्टीपल इन्वेस्टर्स होल्ड डिफाइंड स्टेक्स विद शेयर होल्डर अग्रीमेंट गवर्निंग राइट्स, वोट्स एंड एग्जिट्स। वीटोस एंड एग्जिट, अच्छा वीटोस का मतलब क्या होता है? वीटोस एंड एग्जिट, वीटोस का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहता है टू रिजेक्ट अ डिसीजन, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर का सुविधा भी देता है। एंड ट्रांसफर सिंप्लिसिटी, ट्रांसफर शेयर सेल ऑफ एसपीवी इज ईजियर देन ट्रांसफरिंग डजन्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो टॉपिक है ये तुमको थर्ड एग्जाम्पल में समझ में आएगा, ठीक है। जहां पर तुमको दिखता है ना बहुत सारे डजन्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स वगैरह, ये तुमको ना थर्ड एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। 3 एग्जाम्पल देखेंगे, इतना बवाल की दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। फिर आता है रेगुलेटरी फिट, सेबी framework are designed to hold assets directly or via SPV for transparency, governance and investors protection। ठीक है, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बहुत सुविधा हो जाता है। एक सेपरेट कंपनी हो जाए तो उससे रिलेटेड गवर्नेंस जो है सुविधा हो जाता है ना, सेपरेट कर देते हो तुम। गॉट इट। चलो दोस्तों, अब जो हम लोग देखने वाले ना, अब जो हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले ना दोस्तों, वो बहुत बवाल एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो एसपीवी है ये कहाँ पे यूज़ होता है, किस प्रकार से यूज़ होता है एंड कैसे क्रिएट किया जाता है। 3 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल होगा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या बताओ? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं इस के बारे में, ये क्या है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, याद रखना ये कंपनी नहीं है, ये एक ट्रस्ट है। अंडरस्टूड? अच्छा, ट्रस्ट कौन कौन बना सकते हैं? वैसे तुमको पता तो होगा ट्रस्ट कौन कौन बना सकते हैं। स्पॉन्सर, ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारे ट्रस्ट जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो बना सकते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब होता ये है कि ये जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये काम क्या करता है? ये करता है, ये बड़े बड़े रियल स्टेट्स जो है ना वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, वो उसको मैनेज करता है। ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेज करता है बड़े बड़े रियल स्टेट्स। अब ये रियल स्टेट्स, बड़े बड़े क्या बताओ? रियल स्टेट्स। ठीक है, बड़े बड़े रियल स्टेट्स को कंट्रोल एंड मैनेज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे कि मॉल। ठीक है, मॉल हो गया। फिर एग्जाम्पल तुम्हारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर पकड़ लो तुम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स पकड़ लो, मतलब दुकान उकान, ऑफिस ऑफिस। ठीक है, तो इस प्रकार के रियल स्टेट एसेट्स के ऊपर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अंडरस्टूड? वो क्या करते हैं? कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं इनको। काफी बार वो खरीद भी लेते हैं, मतलब कि ये मॉल उन्हीं का है। ठीक है, वो मॉल को पूरा खरीद लेते हैं, काफी बार उसके राइट को ले लेता है कि हाँ इस मॉल को मैनेज करने का अधिकार मेरा। समझ में आ रहा है? अब इनसे पैसा आता होगा। अंडरस्टूड? इनसे क्या आता होगा? पैसा। अब मॉल से क्या पैसा आता है? रेवेन्यू है ना दोस्तों। अब जो मॉल में जो भी दुकान भाड़ा पे लेगा तो वो लोग उसको मनी जो है पेमेंट करेंगे। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे अगर सेल हो रहा है तो सेल का मनी, अगर पकड़ लो रेंट पे है तो तुमको नॉर्मल एवरी मंथ रेंट मिलने वाला है। कमर्शियल बिल्डिंग में भी तुमको रेंट मिलेगा। सेल अगर तुम सेल कर रहे हो तो सेल के ऊपर जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है वो इनको मिलता है, राइट। तो ये जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इस प्रकार से ये लोग पैसा जो है इनकम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इनके पास पैसा आएगा कैसे कि इतने बड़े बड़े मॉल, इतने बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है, ये सारा खरीद पाए? तो ये क्या करते हैं, ये ना स्टॉक मार्केट पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जाके ना वो लोग यूनिट्स इशू करते हैं। क्या? यूनिट्स। याद रखना, शेयर्स नहीं। दे इशू यूनिट्स नॉट शेयर्स।
शेयर्स इशू नहीं होता है, यूनिट्स इशू होता है। दे इशू व्हाट? यूनिट्स। अब इन्हीं यूनिट्स को कौन खरीदता है? तुम और हम, यू एंड मी, यू एंड मी, तुम और हम खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर्स, ठीक है। पकड़ लो किसी भी इंसान को रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, तेरे पास 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए लेकर तू कौन से रियल स्टेट को खरीदने जाएगा? 50,000 लेकर तू एक छोटा सा दुकान भी खरीद पाएगा? नहीं ना। तो तेरे को चाहिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तू भी हिस्सा ले, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, लेकिन तेरे पास है 50,000 रुपए, तो तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का यूनिट खरीद लेगा, उनके यूनिट्स खरीद लोगे तुम। एक ही बात है, एक ही बात है। वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ये होता है टेक्निक, इनका टेक्निक। अब बात सुनो, ये जो अलग अलग मॉल, अलग अलग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अलग अलग कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह वगैरह जो ये लोग अंडरटेक करते हैं, खरीदते हैं, मैनेज करते हैं, इसका पैसा कहाँ से आता है? वो अगर किसी प्रकार का कमर्शियल बिल्डिंग खरीदने जाए, इसका पैसा कहाँ से आएगा? हाँ जी, इन्हीं इन्वेस्टर से आएंगे, इन्हीं इन्वेस्टर से आएंगे। ये खरीदते हैं ना यूनिट्स, उसी पैसे में से वो लोग करते हैं। और वो लोग इन रिटर्न क्या देते हैं? इन रिटर्न क्या देते हैं? इन रिटर्न क्या देते हैं इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट एंड बाय यूनिट्स, and in return they get regular dividends, regular डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स, ये सारे कंपनी डिविडेंड के ऊपर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये रेगुलर इनकम, जो भी बंदा रेगुलर इनकम चाहता है ना, वो इन सारे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। सॉरी कंपनीज कह रहा हूं मैं, ट्रस्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। क्या समझ में? ये कंपनी नहीं होता, मैं फिर से बता दूं तुमको, ये कंपनी नहीं होता। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट व्हीकल के ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सुनो चीजें। अब जो ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर मॉल खरीदता है, ठीक है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खरीदता है, कमर्शियल बिल्डिंग खरीदता है, सबका जो रूल्स रेगुलेशंस है, चलने का तरीका है, पूरा अलग अलग होता है ना, पूरा अलग अलग होता है। क्या एक मॉल एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरह चल सकता है? नहीं। तो इनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। पकड़ लो, कल अगर मॉल घाटे में आ गया है ना, अगर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अकेले ही सारा जो है बिजनेस संभाल रहे हैं, इसके अंदर ही आ जाता है पूरा पूरा, तो कल अगर मॉल बंद हो गया तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मॉल का जो भी लॉस है वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से उठाया जाएगा। एक ही बिजनेस, एक ही कंपनी के अगर अंदर आ जाए वो तो ठीक है। अब तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट क्या करता है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करता है? वो अलग अलग कंपनीज खोलते हैं, वो अलग अलग कंपनीज खोलते हैं। मॉल को मैनेज करने के लिए एक कंपनी, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को मैनेज करने के लिए एक कंपनी, कमर्शियल बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए एक कंपनी, एंड दूसरे अलग अलग कंपनीज वो लोग एक इंडिविजुअल कंपनीज खोला जाता है। या तो कंपनी या तो एलएलपी, दो ही ऑप्शन है, एक कंपनी या तो तुम एलएलपी जो है वो खरीद लो। इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? क्योंकि इन दोनों में एक कंसेप्ट बहुत भर भर के है, वो है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या फिर स्टेटस कह लो, ठीक है। इसी कारणवश कंपनी या फिर एलएलपी खोला जाता है, सो दैट अगर कल अब मॉल को चला रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को चला रहा है दूसरा पर्टिकुलर कंपनी या फिर एलएलपी, कल अगर मॉल बंद हो जाए, कल अगर मॉल जो है ये मॉल बंद हो जाए, खराब हो जाए, लॉस में चला जाए, घाटा हो जाए, पूरा मॉल अगर बंद हो जाए, तो मॉल का जो भी लाइबिलिटी वगैरह है ना, वो किसी दूसरे के ऊपर नहीं जाएगा। स्पेशली पेरेंट कंपनी, पेरेंट के ऊपर तो जाएगा ही नहीं। पेरेंट है ये है पेरेंट, और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं ये अलग अलग कंपनीज, ठीक है। तो पेरेंट सेफ रहता है यहाँ पे। पेरेंट क्या रहता है? सेफ। पेरेंट हमेशा सेफ रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मॉल है ये एक कंपनी द्वारा लिया गया है, कंपनी द्वारा
खरीदा गया है। तो जो भी हो, इस कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस है। तो अगर मॉल बंद हो जाए तो कंपनी के ये जो कंपनी है ये बंद हो जाएगा। इसका जो भी तुम्हारा एसेट वगैरह है वो बेच बाच के मॉल का जो लिक्विडेशन है, उसको जो हम लोग बंद कर रहे हैं, उसका जो भी खर्चा है, ठीक है, पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, मॉल को बंद कर दिया जाता है। तो एट रिस्क कौन रहता है? रिस्क पे कौन रहता है? रिस्क जो है इस कंपनी के ऊपर होता है, ना कि पेरेंट के ऊपर। क्या इस ट्रस्ट के ऊपर किसी प्रकार का रिस्क है? नहीं। तो सिंपल चीज, ये एक प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट का कोई भी लाइबिलिटी दूसरे प्रोजेक्ट में ना चला जाए, एक प्रोजेक्ट का कोई भी रिस्क जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट तक ना चला जाए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग एलएलपी जो है वो ओपन करते हैं। अब ये जो अलग अलग कंपनी एलएलपी ओपन करते हैं ना, वो होता है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। और एसपीवी के डेफिनेशन पे ही है कि वो या तो कंपनी या तो एलएलपी होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? वो क्रिएट करते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और ये व्हीकल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। क्या ये समझ में आ रहा है? किस लिए? सो दैट एक का जो भी तुम्हारा रिस्क वगैरह है वो दूसरे प्रोजेक्ट में ना चला जाए। किसी एक प्रोजेक्ट का जो भी रिस्क वगैरह है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे ना चला जाए, एक प्रोजेक्ट का रिस्क जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे वो ना चला जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होता है कारण। अंडरस्टूड? ये तुमको एग्जाम्पल मैंने समझा दिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। और एक आता है तुम्हारा, वो है हमारा, लिख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेम काम करता है जैसे हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करता है। इसमें दिक्कत नहीं, मतलब डिफरेंस ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। इसका जो भी प्रोजेक्ट रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि रोड, हाईवे, ठीक है, फिर रोड हाईवे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ लो, एयरपोर्ट वगैरह। क्या ये समझ में आ रहा है? ये बिल्ड करना, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट से ले लेता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब एक रोड का खर्चा दूसरे हाईवे के खर्चे के ऊपर ना चला जाए, ठीक है, एक प्रोजेक्ट का जो भी तुम्हारा रिस्क है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे ना चला जाए, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो क्या क्या क्रिएट करते हैं, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि एक या तो कंपनी या एलएलपी होता है। और इनको चलाने के लिए रोड का इनको फंड करने के लिए वो लोग यूनिट्स इशू करते हैं ना, पब्लिक को, जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक इनका यूनिट्स खरीद लेते हैं। क्या ये समझ में? इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्या ये समझ में? ये तुमको स्टॉक मार्केट पे मिल जाएगा, इनका लिस्टिंग होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट पे इनका लिस्टिंग होता है, ठीक है, नॉट एज अ कंपनी बट एज अ ट्रस्ट, इनका भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता है दोस्तों। तीसरा जो एक एग्जाम्पल है ना, सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, समझना इसको, सिक्योरिटाइजेशन, एसपीवी, ठीक है। समझो, ये जो सिक्योरिटाइजेशन एसपीवी जो होता है, ये कैसे काम करता है? ये तुम्हारा पूल करता है। क्या पूल करता है? फिनेंशियल एसेट्स। क्या बताओ? फिनेंशियल एसेट्स, ठीक है। अब ये फिनेंशियल एसेट्स है क्या, समझना। फिनेंशियल एसेट्स हो सकता है तुम्हारा मॉर्गेज, ठीक है, तुम्हारा हो सकता है कार लोन, कार का लोन, तुम्हारा हो सकता है क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब ये होता क्या है समझो, मॉर्गेज किसके पास रहता है? बैंक के पास। कैसे? क्योंकि तुमको लोन चाहिए होता है, तुम बैंक में जाते हो, बैंक तुमको लोन प्रोवाइड करता है, उसके बदले वो कोई ना कोई चीज गिरवी रख लेता है, इसको कहा जाता है मॉर्गेज। अब बैंक जो तुमको लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है, उसके बदले तुम उसको मॉर्गेज करवाते हो कुछ ना कुछ,
ठीक है। एसेट हो सकता, मतलब एसेट के तौर पे तुम्हारे लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, तुम्हारा सोना चांदी हो सकता है, समझ में आ रहा है, तुम्हारे ज्वेलरीज आइटम हो सकते हैं। तो ये लोन के बदले मॉर्गेज लेना। अब तुम्हारा क्या काम होता है यहाँ पे? तुम्हारा काम ये होता है कि तुम इस लोन को पे करके तुम इस मॉर्गेज को छुरा के लेकर जाओ, राइट। अब ये जो पेमेंट, ये एक दिन में हो जाता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय के लिए लोन होता है ना। लोन का पीरियड शॉर्ट टर्म नहीं हो, मतलब शॉर्ट टर्म लोन मतलब जो भी हो इमीडिएटली तो नहीं होता है ना। वो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पकड़ लो 6 महीने का, एक साल का, 2 साल का, 15 साल का, 20 साल का लोन पीरियड होता है ऐसा, ठीक है। पकड़ लो बैंक को इमीडिएटली कैश चाहिए, बैंक को इमीडिएटली चाहिए लिक्विडिटी, मतलब कैश। अब वो अपने अपने जो जिसने भी लोन लिया, फॉर एग्जांपल अरुण, इसको जाके तो नहीं कह सकता कि तेरा तो लोन पेमेंट करना अभी 5 साल बाकी है, 5 साल बाद पेमेंट करेगा तू, लेकिन मेरे को इमीडिएटली कैश चाहिए, मेरे को दे दे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैंक ऐसे ऑपरेट कर ही नहीं सकते, है ना। लोन का जो टेन्योर होता है, जो भी एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से होता है, वो इमीडिएटली तो मांग नहीं सकते। अच्छा, बैंक के पास क्या है अधिकार? क्या रिसीव करने के लिए? टू रिसीव कैश। अभी जो कैश है, ये तुम लोन के तौर पे कह सकते हो। अब पकड़ लो तुम्हारा जो भी मॉर्गेज है, ठीक है, लोन अगेंस्ट मॉर्गेज, फिर कार लोन, फिर क्रेडिट कार्ड ये भी तो बैंक ही जो है इशू करते हैं ना, बैंक इशू करते हैं ना क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो तुम आज क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ले तो 40 दिन बाद तुमको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना होता है। तो बैंक के पास क्या है अधिकार, क्या करने के लिए? टू रिसीव मनी, टू रिसीव द कैश। लेकिन बैंक को इमीडिएटली अगर लिक्विडिटी चाहिए, इमीडिएटली कैश चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो अपना अधिकार सेल कर देंगे। किसको? एसपीवी को एक एसपीवी को अपना अधिकार सेल कर देंगे। कहेगा मेरा अधिकार है फलाना ढिमकाना से 100 करोड़ रुपए लेने का, ये अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं एट 90 करोड़, फॉर एग्जाम्पल 90 करोड़ रुपए में बेच देता है। एसपीवी जो है 90 करोड़ पेमेंट करके ये 100 करोड़ का अधिकार वो खरीद लेता है। अब ये जो एसपीवी है, इसका तो 10% या फिर 10 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। इसी प्रकार से एसपीवी जो है, ये सिक्योरिटाइजेशन एसपीवी जो है, ये अपना प्रॉफिट बनाते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी, ये होता है तुम्हारा सिक्योरिटाइजेशन एसपीवी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, ये जो मॉर्गेज होगा, कार लोन होगा, ये एक बंदे का तो होगा नहीं, बहुत सारे बंदे का होके फिर जाके इतना बड़ा अमाउंट होता है लोन, 100 करोड़, 90 करोड़। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे मॉर्गेजेस होंगे जो बैंक सेल कर देता है एसपीवी को। समझ में आ रहा है? अब ये लाइन तुम पढ़ो, ऊपर में सीधा इधर आ जाओ। ये क्या है? डिफाइंड पूल ऑफ एसेट्स। अब तेरे को समझ में आ रहा है ये एसेट्स कहां से आया? ये भी एक प्रकार का एसेट ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी एक प्रकार का एसेट ही है। पूल ऑफ एसेट मतलब समझ में आ रहा है? बहुत सारे मिला के, ठीक है, या तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर अ डिफाइंड पूल ऑफ एसेट। समझ में आ रहा है? गॉट इट ब्रो? अच्छा, तो ये जो पूल ऑफ क्या है? फिनेंशियल एसेट्स। अब फिनेंशियल एसेट्स में एक मॉर्गेज नहीं रहता, एक घर नहीं रहता, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोन एक साथ बेच देता है। तो ये पूल ऑफ एसेट्स हो गया। क्या हो गया? पूल ऑफ एसेट्स। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर हो चुका है? ये 3 प्रकार के एसपीवी का उपयोग होता है। एसपीवी का उपयोग होता है। एसपीवी मतलब क्या बताओ? स्पेशल पर्पस व्हीकल का। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? स्पेशल पर्पस व्हीकल का। अब ये जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज पकड़ लो, मॉर्गेज के लिए अलग एसपीवी खोला गया, कार लोन के लिए अलग, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स के लिए अलग, ऐसा भी हो सकता है। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो ये 3 प्रकार की उपयोग है एसपीवी का, स्पेशल पर्पस व्हीकल का, जिसको हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर किसके लिए? किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर किसी डिफाइंड पूल ऑफ एसेट्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है,
डिफाइनेट पूल ऑफ एसेट को मैनेज करने के लिए, सो दैट एक एसपीवी का रिस्क जो है, एक किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट या फिर एसेट का रिस्क जो है दूसरे प्रोजेक्ट या फिर एसेट के ऊपर ट्रांसफर ना हो जाए। रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को लिमिट करने के लिए हम लोग एसपीवी को खोलते हैं। समझ में आ रहा है? एन एसपीवी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड फॉर अ नैरो एंड स्पेसिफिक पर्पस। जैसे ही पर्पस खत्म हो गया, जैसे ही रोड बिल्डिंग बन गया, जैसे ही ये मॉल बन गया, मॉल का पर्पस खत्म, मॉल बंद हो गया, उसको फिर बंद कर दो, एसपीवी को बंद कर दो, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा रोड बन गया, रोड खत्म हो गया, रोड बन गया, फिर एसपीवी को बंद कर दो। अब नॉर्मली एसपीवी ऐसे बंद नहीं होता, क्यों? क्योंकि रोड को मैनेज करने का भी तो बहुत सारा काम होता है, तो वो टाइम टू टाइम चलता रहता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस, अब ये जो एसपीवी जो खोला गया है फॉर मैनेजिंग दिस रोड, ये एसपीवी कोई दूसरा काम नहीं लेगा, वो रोड्स का ही काम करेगा, वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करेगा, और इन्वेस्टर्स इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो दैट वो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्रोजेक्ट पे वो काम कर पाए। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है यार दोस्तों, मतलब प्यार हो जाता है इस प्रकार के कंसेप्ट को पढ़ के। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डाउट नहीं है। स्पेशल पर्पस व्हीकल आज के बाद तुमको कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा नहीं। अच्छा, एक चीज मैं भूल जाता हूँ, बार बार मैं तुमको बता देता हूँ, ये तुम्हारा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग? बताओ। रिट, REIT, क्या लिखते हैं हम लोग? रिट। क्या लिखते हैं फिर से बताओ? रिट। और जो हमारा हमारा क्या गया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? INVIT। ठीक है, टी लास्ट में है इसलिए क्योंकि ये एक ट्रस्ट है। INV इंफ्रास्ट्रक्चर, I फॉर इन्वेस्टमेंट, T फॉर ट्रस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे जो सिक्योरिटी लॉ के पेपर होगा ना, जो भी तुम कोर्स कर रहे हो, सिक्योरिटी लॉ का जो पेपर होता है उसमें तुमको बार बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो आज हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी सीख लिया, हम लोगों ने रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी सीख लिया, और उसके पीछे जो एसपीवी का जो बड़ा योगदान होता है वो भी हम लोगों ने सीख लिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल का। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।